अब जो अगला है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। तो इसमें देखो ये कह रहा है कि मोहन और श्याम जो है वो पार्टनर है, और नीचे जो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये फर्स्ट ये सेकंड, तो इन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ भी पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है। मतलब इन्होंने जो पार्टनरशिप डीड बनाया उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो है क्या डिसीजन लिए जाएंगे, कहने का मतलब ये होगा जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखा हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे। तो देखो जो पहले नंबर का है ये बोलता है कि मोहन एक्टिव पार्टनर है और वो कहता है कि उसको 10,000 की सैलरी जो है पर ईयर के बेस पे दी जानी चाहिए। तो एक्चुअल में जब कभी भी पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जो सैलरी है वो नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर को। और देखो यही बात पेज नंबर 4 पे पॉइंट, ये जो ई नंबर का पॉइंट है इसमें भी यही बात लिखी हुई है। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें ये कह रहा है कि श्याम ने जो है अपनी फर्म को कोई लोन दिया, और श्याम पार्टनर है फर्म का, और वो क्लेम करता है कि उसने जो लोन दिया उस पर उसको 10% इंटरेस्ट 10% जो है इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो देखो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जो एक्ट है 1932 वो ये कहता है कि जो इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 6% दी जा सकती है। तो ये गलत है, वो सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट जो है ले सकता है फर्म से, इससे ज़्यादा नहीं। पेज नंबर 4 पे जो ये डी नंबर का जो पॉइंट है इसमें भी देखो यही बात लिखी हुई है। अब देखो तीसरे नंबर का पॉइंट देखो, ये बोल रहा है कि जो मोहन ने फर्म में 30,000 एज कैपिटल इसने लगाए और श्याम ने जो है वो 50,000 लगाए। तो जो मोहन है वो ये डिमांड करता है कि उसे प्रॉफिट में जो है बराबर का हिस्सा चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ तो एक्ट बोलता है कि हाँ बिल्कुल जो पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट और लॉस दोनों के अंदर इक्वल शेयर दिया जाएगा, भले ही उनकी जो कैपिटल हो कैपिटल इक्वल नहीं हो। ये देखो पेज नंबर 4 पे ए नंबर के पॉइंट पे ये लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म। तो कैपिटल भले ही कुछ भी हो, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। अब फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि श्याम ये डिमांड करता है कि उसको जो कैपिटल पे है वो 6% रेट से इंटरेस्ट दिया जाए उसकी कैपिटल पे, जो भी कैपिटल उसने फर्म में लगाई है। तो अगर डीड पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके बारे में तो एक्ट कहता है कि कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पेज नंबर 4 के ऊपर देखो ये बी नंबर का जो पॉइंट है ये भी यही बात बोलता है। अब देखो जो अगला है फर्स्ट नंबर का जो ये पॉइंट कि ये बोल रहा है कि एक पार्टनरशिप जो है वो वैलिड हो सकती है अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया गया हो, तब भी एक पार्टनरशिप वैलिड हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जैसा पहले बताया कि पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न है मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई है, और जो ओरल है वो भी वैलिड होता है। बस उसको प्रूफ करना क्या होता है थोड़ा मुश्किल होता है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये सही है, क्योंकि अगर रिटर्न में नहीं है तो ठीक है ओरल में कर लो, वो भी वैलिड होती है। अब अगला पॉइंट बोल रहा है कि हर पार्टनर जो होता है एक फर्म के अंदर प्रिंसिपल मतलब कि वो ओनर भी होता है, प्रिंसिपल मतलब ओनर, और यहाँ पर ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है। तो यह बात बिल्कुल सही अपन ने पीछे पढ़ा कि हर पार्टनर जो होता है बाकी बचे हुए पार्टनर्स का एजेंट भी होता है। तो देखो पेज नंबर 2 पे भी यही बात ये बोल रहा है, ये कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो ये प्रिंसिपल भी मतलब ये ओनर भी है और एजेंट भी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला थर्ड नंबर का ये बोल रहा है मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। तो देखो हाँ ये बात सही है, वर्तमान में जो सेंटर गवर्नमेंट ने है जो डिसाइड कर रखा है वो मैक्सिमम 50 कर रखा है। वैसे सेंटर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है, लेकिन मैक्सिमम 100 तक बढ़ा सकती है। देखो अगला जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, ये पार्टनरशिप डीड में डिस्प्यूट के बारे में जो होता है मेथड्स नहीं दिए हुए होते हैं। कहने का मतलब अगर पार्टनर्स में कभी डिस्प्यूट हो जाए
तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट किस तरीके से होगा इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा जाता है। तो ये जो है गलत है, नहीं बिल्कुल लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स और रेगुलेशन सब लिखे जाते हैं, डिस्प्यूट भी हो जाता है तो वो किस तरीके से जो होगा सेटलमेंट होगा बिल्कुल इसके बारे में भी लिखा होता है, तो ये गलत है। अब देखो 6, ये पेज नंबर 5 और ये 5th नंबर का जो ये पॉइंट है, ये बोल रहा है कि जैसे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जो पार्टनर अगर ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है 6% चार्ज की जाएगी, तो ये गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा ये नहीं बता रखा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं ली जाएगी, तो ये गलत है। अगला ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर है और वो फर्म को लोन देता है और तो उसके लोन पर जो है 12% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई भी पार्टनर अगर लोन देता है तो एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम आप 6% का इंटरेस्ट रेट दे सकते हो, तो ये भी जो है गलत है। मतलब डीड में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप मैक्सिमम 6% दे सकते हो, ना कि 12%। अब देखो जो अगला पॉइंट है वो बताता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टनरशिप के अंदर जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो बिल्कुल सोल जो बिज़नेस होता है उसी की तरह होता है। कहने का मतलब जिसमें जो ओनर होता है बिज़नेस का वो एक ही पर्सन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। इसमें सिर्फ थोड़े से कुछ चीज़ें हैं जो अलग है या एक्सेप्शन जो आप बोल सकते हो, तो वो कौन कौन से एक्सेप्शन है। बाकी सब जितनी भी आप एंट्री पास करोगे अकाउंट्स में वो लगभग सेम सी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है उनमें। तो पहले नंबर का जो ये बोल रहा है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है ना वो एक थोड़ा अलग तरीके से रखे जाते हैं। कैसे? नॉर्मली देखो इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का होता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट का होता है। तो ये आगे पढ़ेंगे कि 2 टाइप के कौन से होते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट कि जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो पार्टनर्स में थोड़ा अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में पहले जैसे कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और नेट प्रॉफिट के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। फिर वहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो बांटा जाता है पार्टनर्स में। तो ये भी आगे पढ़ेंगे। तीसरे नंबर का पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस जो आप पार्टनर्स में जैसे कि डिवाइड हो चुका, अब डिवाइड होने के बाद पता चलता है कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द पार्टनर्स आपने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या तो आप कुछ एंट्रीज थी वो आप करना भूल गए, तो फिर वापस से आप इसको मतलब रेक्टिफाई किस तरीके से करोगे, तो ये भी आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट रिकन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म का रिकन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। कहने का मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है और वो फर्म को छोड़ के जाता है, या फिर मान लो कोई नया पार्टनर जो होता है इन्वॉल्व होता है, तो कहेंगे कि फर्म का जो है रिकन्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब दोबारा पुनर्गठन हुआ है। तो इसके बारे में भी आगे बताएंगे। डिसल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसल्यूशन जो होता है मतलब कि बंद हो गई, पार्टनर्स ने जो फर्म है वो ही बंद कर दी। तो जब ये होता है तो अकाउंट्स में किस तरीके से एंट्री होती है, तो ये भी आगे पढ़ेंगे। तो ये नीचे बोल रहा है कि शुरुआत के जो अपन ने ये 3 पॉइंट पढ़े ना, ये तो देखो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और बाकी जो ये 2 बच गए ना ये आगे के जो चैप्टर है उसमें सीखेंगे ये किस तरीके से होता है। अगला जो पॉइंट है 1.4 कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो देखो हर पार्टनर का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के जो होते हैं ना वो 2 तरीके होते हैं। जो पहला होता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, हर पार्टनर के 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो जो होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, और जो दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें
नॉर्मली कोई चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है? चेंज तभी होता है जब वो पार्टनर या तो एडिशनल कैपिटल लेके आए या फिर वो कैपिटल को परमानेंट विड्रॉ कर ले। उस केस में ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चेंजेस जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब जो दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर का, जो करंट अकाउंट, उसमें देखो चेंजेस होते ही रहते हैं, क्योंकि पार्टनर की जो भी एक्टिविटी करता है फर्म से, जैसे कि मान लो पार्टनर की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, या फिर उसने जो ड्राइंग की है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, या पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, या कमीशन दिया जा रहा है, या किसी भी और तरह का जो है मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है फर्म और पार्टनर के बीच में, तो ये सारी की सारी जो एंट्री पास की जाती है वो इस पार्टनर के करंट अकाउंट में पास की जाती है। तो मतलब जो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो नॉर्मली जो होता है चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ एंट्री पास ही नहीं होती। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है वो चेंज होता है, सारी एंट्रीज इसी में रिफ्लेक्ट की जाती है। अब पेज नंबर 6 के ऊपर देखो, ये दोनों अकाउंट जो है वो दिए हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पहली चीज़ तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कई जगह क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा और कई जगह पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आएगा। तो आपको यही समझना है कि दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो क्या होता है, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो लिखा जाता है, जो भी इसका ओपनिंग बैलेंस है। फिर इसके अलावा अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है और फर्म में लगाता है तो वो एंट्री यहाँ पर की जाएगी। अब देखो, इसने जो यहाँ पर बैंक वर्ड का यूज़ किया है, तो इसका मतलब क्या है, जो पार्टनर है, पार्टनर ने पैसा बैंक की फर्म की जो बैंक है उसमें डाला है, इसका मतलब ये हुआ। तो एक्चुअल में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक के थ्रू ही जो है अपनी कैपिटल को बढ़ाए। ये भी तो हो सकता है ना कि वो केस में लेके आए। तो अगर वो केस लेके आता है और अपनी कैपिटल को बढ़ाता है फर्म में पैसा लगा करके, तो यहाँ पर बैंक की जगह जो होगा वो केस लिखा हुआ होगा यहाँ पर। तो अब इधर जैसे कि डीआर साइड में देखते हैं, अगर वो क्या करता है, अपने जो कैपिटल है, कैपिटल को परमानेंट विड्रॉ करता है, तो जो ये एंट्री होगी ये इधर की जाएगी विड्रॉ करने के ऊपर। अब यहाँ पर भी देखो, इसने बैंक वर्ड का यूज़ किया है, मतलब वो फर्म की बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बैंक की जगह ये भी हो सकता है कि केस हो। कहने का मतलब हो सकता है उसने केस में विड्रॉ किया हो, तो यहाँ पर बैंक की जगह केस हो सकता है। अब देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसका जो बैलेंस बीडी होता है ना, वो हमेशा सीआर बैलेंस ही शो करेगा। आप ये चीज़ ध्यान दो। और ऐसा क्यों करेगा, इसके लिए देखो, वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सपोज़ करो कोई पार्टनर ए है और वो पार्टनर ए क्या करता है, 1 लाख की जो कैपिटल है वो लेके आता है, और 1 लाख की कैपिटल लेके आता है, तो सीधी सी बात है, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो 1 लाख सीआर शो करेगा। ठीक है। अब ये कितनी कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर सकता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ही विड्रॉ कर सकता है, जितनी लगाएगा उतना ही विड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर ये 1 लाख विड्रॉ कर देता है तो इस केस में क्या होगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का, वो जीरो शो करने लग जाएगा। मतलब ना तो इसका सीआर बैलेंस होगा ना डीआर बैलेंस होगा। या फिर ये क्या करेगा, या फिर ये हो सकता है कि 1 लाख से कम का विड्रॉ करे। मान लो कि जैसे कि ये 20,000 का विड्रॉ करता है, ठीक है, तो 80,000 इसका बच गया और ये 80,000 क्या होगा, सीआर बैलेंस शो करेगा। मतलब ये हुआ कि इस कैपिटल अकाउंट का कभी भी डीआर बैलेंस नहीं हो सकता, या तो वो जीरो हो सकता है या फिर वो सीआर बैलेंस हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस। कभी भी डीआर बैलेंस जो होगा वो शो नहीं हो सकता इसका। अब देखो, जैसे कभी भी इसका डीआर बैलेंस नहीं हो सकता, बैलेंस बीडी का, तो इसी तरीके से अब ये चीज़ भी फिक्स हो गई कि बैलेंस सीडी जो होगा वो हमेशा ही डीआर साइड लिखा हुआ होगा। अगर ये चीज़ फिक्स हो जाती है किसी भी अकाउंट में कि बैलेंस बीडी जो होगा वो किसी डीआर सीआर साइड आएगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमेशा डीआर साइड आता है। तो इस अकाउंट में देखो सिर्फ 2 ही एंट्री आती है। कौन सी? एक तो तब जब वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है पार्टनर, तब,
और एक दूसरी तब जब वो अपनी कैपिटल को परमानेंट विड्रॉ करता है। इसके अलावा देखो कोई भी एंट्री नहीं होती। इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन पार्टनर जो है फर्म के साथ करेगा वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके जो सीआर साइड में वो सारी एंट्रीज की जाती है जिससे कि पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ेगा। मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन या ये मान लो वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें फर्म पार्टनर को पैसा देगी, जैसे सैलरी का हो सकता है या कमीशन का हो सकता है या उसकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो हो सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा है वो मतलब इसकी कैपिटल बढ़ेगी यहाँ पर। अब देखो जो डीआर साइड में कौन सी एंट्री की जाएगी, वो सारी एंट्री की जाएगी जिससे पार्टनर का करंट अकाउंट जो होगा वो घटेगा। या फिर आप इसको यूँ कह लो कि यहाँ पर वो एंट्री की जाएगी जिनमें पार्टनर को फर्म को पैसा देना पड़ेगा। तो देखो वो कौन कौन सी है जिनमें पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा। भाई उसने ड्राइंग की भी हो सकती है, और हो सकता है जो उसने ड्राइंग की है उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट लेती हो वो। बाकी और कोई भी एंट्री जिसके तहत क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा, वो सारी एंट्रीज जो होगी वो इधर आएगी। तो इस तरीके से देखो आप याद रख सकते हो कि सीआर साइड में हमेशा वो आएगी जिसमें क्या होगा, फर्म जो होगी पार्टनर को पैसा देगी। और डीआर साइड में कौन सी एंट्री आएगी, वो एंट्री आएगी जिनमें जो पार्टनर है पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को, वो वाली एंट्रीज जो होगी डीआर साइड में आएगी। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस बीडी जो होता है वो किसी भी साइड हो सकता है। वो सीआर साइड भी हो सकता है, वो डीआर साइड भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है कि सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है या डीआर साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है। इस वजह से इसका जो बैलेंस है वो कुछ भी हो सकता है, सीआर भी डीआर भी। ठीक इसी तरीके से फिर जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो उसी के बेस पे सीआर या डीआर कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगर जो बैलेंस सीडी होता है वो अगर डीआर साइड में लिखा जाता है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फर्म है वो पार्टनर को पेमेंट करेगी। और अगर ये बैलेंस सीडी जो है अगर वो सीआर साइड में लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है जो पार्टनर है वो फर्म को पेमेंट करेगा। और जो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है और पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है, दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि इसमें बैलेंस बीडी जो होता है वो सिर्फ सीआर साइड में आता है, जबकि करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस बीडी सीआर डीआर कोई सी भी साइड आ सकता है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात है जो इस बुक में नहीं लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर इस साइड जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में जो ये लिखा हुआ है विड्रॉ, परमानेंट विड्रॉ, ये जो एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है इसमें। और देखो ये नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डीआर साइड में जो ये ड्राइंग लिखी हुई है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जो ऊपर ये लिखा हुआ है ये विड्रॉ डीआर साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखो ये परमानेंट जो विड्रॉ होता है इसका मतलब होता है कि जो पार्टनर है वो कैपिटल को परमानेंट नहीं निकाल रहा है, ठीक है, वो दोबारा इसको वापस नहीं लगाएगा फर्म में। लेकिन जो नीचे ये ड्राइंग लिखा हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट के डीआर साइड में, इसका देखो क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग की है, जितनी भी अमाउंट की ड्राइंग की है, वो वैल्यू वापस वो क्या करेगा, फर्म में वापस लगाएगा। मतलब उसने परमानेंट विड्रॉ नहीं की है, वापस ये वैल्यू जो होगी फर्म में वो वापस लेके आएगा और अपनी कैपिटल को बढ़ाएगा। जो अगला है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो जितनी भी एंट्रीज पास करनी होगी सिर्फ इस एक अकाउंट में ही पास की जाएगी रिलेटेड टू पार्टनर की कैपिटल। तो देखो इस अकाउंट में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इसमें जो सीआर साइड में जो एंट्रीज की जाती है ये वो सारी एंट्रीज होती है
जो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो अपन ने दो अकाउंट बनाए थे, जो ये ऐसे जैसे मैं आपको बताता हूँ इस पेज पे, जो ये दो अकाउंट अपन ने बनाए थे, तो इनकी सीआर साइड की जो ये एंट्रीज है, मतलब ये इधर की सीआर साइड की, ये कैपिटल अकाउंट की और ये करंट अकाउंट की सीआर साइड की, ये सीआर दोनों अकाउंटों की सीआर साइड की जितनी भी एंट्रीज है ना, वो सारी की सारी जो एंट्री होती है वो इस सीआर साइड में लिखी जाती है। तो इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो ये क्या बोलते हैं, डीआर साइड में जो जो एंट्री पास की जाती है ना दोनों अकाउंटों में, ये इधर ये कैपिटल अकाउंट का और दूसरा ये करंट अकाउंट का, वो सारी एंट्रीज़ के पास, वो सारी एंट्रीज़ जो होती है इस फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, इधर डीआर साइड में एंट्री पास की जाएगी। तो याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस आप तो एक ही चीज़ याद रखो कि जो फ्लक्चुएटिंग जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था जिसमें जो दो अकाउंट बनाए थे, उन दोनों अकाउंटों के सीआर साइड में, उनके सीआर साइड में कौन कौन सी एंट्री की गई, वो सारी एंट्रीज जो होगी इस दूसरे मेथड में सीआर साइड लिखी जाएगी। और जो सारी एंट्री इस क्या बोलते हैं फिक्स्ड मेथड के अंदर जो डीआर साइड में की गई थी, वो सारी की सारी एंट्री जो होगी इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसके डीआर साइड में लिखी जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात देखो जो इसके अंदर है, इसका भी बैलेंस जो होता है ना, ओपनिंग बैलेंस, ये बैलेंस बीडी, ये कुछ भी हो सकता है, ये डीआर भी हो सकता है, ये सीआर भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि सारी एंट्रीज जो पार्टनर की जो कैपिटल को बिलोंग करती है, वो सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट में की जाती है, दो अलग अलग अकाउंटों में नहीं की जाती। अब देखो जो अगला है कि ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट होता है, इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, मतलब अंतर क्या है। तो देखो जो पहले नंबर का डिफरेंस है वो तो ये कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जैसा कि अपन ने पढ़ा भी, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर देखो इसके अंदर सिर्फ जो होता है एक ही अकाउंट बनाया जाता है, ये है, और सारे ट्रांजैक्शन इसी में किए जाते हैं। दूसरे नंबर का अब देखो दूसरे नंबर का पॉइंट इसमें ये बोल रहा है कि जो एंट्रीज होती है वो किस अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री पास की जाती है। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट, जो इनसे रिलेटेड जो एंट्री होती है ना, वो पोस्ट की जाती है करंट अकाउंट के अंदर, और क्या मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाती। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल, अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या फिर कैपिटल को आप विड्रॉ करते हो, सिर्फ वही एंट्री की जाती है कैपिटल अकाउंट में। और जो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, इसमें देखो हर तरह की एंट्री की जाती है, क्योंकि अकाउंट ही एक ही है, तो सारी एंट्री बिल्कुल इसमें पास की जाती है। तीसरे नंबर का पॉइंट, तो इसमें जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, देखो इस फिक्स्ड बैलेंस की किस में फिक्स बैलेंस रहता है और किस में चेंज होता रहता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मतलब ये वाला ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, इसमें देखो कोई चेंजेस नहीं होते। इसमें चेंजेस होने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, या तो कैपिटल विड्रॉ की जाए या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए। तो सिर्फ इस एक ही वजह से ही होता है। तो ये इसी वजह से बोल रहा है कि कोई चेंजेस नहीं होते इस अकाउंट के अंदर, सिर्फ विड्रॉ से रिलेटेड होते हैं या एडिशनल कैपिटल अगर आप लगाओगे तभी चेंज होगा, वरना नहीं होगा। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर तो देखो इसके अंदर तो चेंजेस होते ही रहते हैं, क्योंकि सारी एंट्री इसी अकाउंट के अंदर जो होती है ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे कि कमीशन की, सैलरी की, सारी एंट्रीज पास होती है, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अब देखो यहाँ पर ये चौथे नंबर का जो पॉइंट है, इसमें ये बोल रहा है फिक्स्ड कैपिटल जो मेथड है इसमें, कि जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा सीआर बैलेंस ही शो करेगा। लेकिन देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, इसने मतलब डिटेल में नहीं बताया इस चीज़ को, कि जैसे अगर बात करें कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो चलो ये बात तो सही है कि इसका हमेशा जो होगा ना सीआर बैलेंस ही होगा, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। लेकिन जब इसके करंट अकाउंट की बात करते हैं तो वो चेंज होता रहता है, ये बात भी है। अब ये जो दूसरा बोल रहा है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड होता है,
इसका जो क्या है, इसमें तो एक ही अकाउंट बनेगा, वो सारी एंट्रीज इसी में पास होगी, इसलिए ये क्या करता है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। और सॉरी, ये क्या होता है, इसका कुछ भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगला है 1.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो जैसे जब कोई पार्टनर्स मिलकर के कोई फर्म को शुरू करते हैं तो उनके बीच ये डिसाइड किया जाता है कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स में किस तरीके से बांटा जाएगा। तो देखो, जिस भी रेशियो के अंदर ये जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये पार्टनर्स में बांटा जाता है, इसी को शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। जैसे किसी फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका जो शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 3:1 का रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पार्टनर्स में ये बांटा जाएगा 3:1 की रेशियो के अंदर। और जैसे आप सपोज करो जो फर्म को प्रॉफिट होता है वो 6,000 का होता है, तो इसका मतलब ये हुआ ए को जो मिलेगा वो 3,000 मिलेगा, और बी को जो मिलेगा वो 2,000 मिलेगा, और सी को जो मिलेगा वो 1,000 मिलेगा। इसी तरीके से अगर इस प्रॉफिट की जगह 6,000 का लॉस होता तो उस लॉस का ये मतलब होता कि ए को 3,000 का लॉस होता, बी को 2,000 का लॉस होता और सी को जो होता 1,000 का लॉस होता। अब देखो, ये यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ कि उनका शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, तो फिर क्या होता है, भले ही पार्टनर्स किसी भी रेशियो के अंदर अपनी कैपिटल लेके आए, जैसे ए की कैपिटल ज़्यादा है, बी की उससे कम है और सी की उससे भी कम है, तब भी फर्म को जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स। मतलब इन तीनों का जो रेशियो रहेगा, शेयरिंग रेशियो, वो 1:1 का रहेगा। अब देखो, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, यहाँ पर भी जो P&L का जो अकाउंट बनाया जाता है वो बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे कि अपन ने 11th क्लास में पढ़ा। फिर P&L का जो भी नेट बैलेंस होगा ना, उस नेट बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद में क्या होता है, जैसे कुछ एक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि फर्म और पार्टनर्स के बीच में होते हैं। जैसे कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना हो, या फिर पार्टनर्स ने ड्राइंग की और उसके ऊपर फर्म जो है वो इंटरेस्ट लेती है, चार्ज करती है, और किसी पार्टनर को कमीशन देना हो, किसी दूसरे पार्टनर को सैलरी देनी हो, और तो ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं ना वो किए जाते हैं। और इन सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद में जितने भी अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, उस अमाउंट को क्या होता है, पार्टनर्स में बांट दिया जाता है उनके शेयरिंग रेशियो में। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर CR बैलेंस आ रहा है तो ये प्रॉफिट हो गया, और ये जो प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स में उनके शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये लॉस शो कर रहा है ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, तो ये लॉस भी क्या होगा, पार्टनर्स को उनके शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये उतना उनको लॉस हो जाएगा। अब देखो, जो अगला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये बिल्कुल देखो, इसकी डिटेल में मैं अभी ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इस ऊपर वाले पॉइंट में जो ये 1.5 का पॉइंट था, इसमें मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट, P&L का जो नेट प्रॉफिट होता है वो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जितने भी जो एंट्रीज होती है जैसे कि कमीशन का, सैलरी का, जो कि पार्टनर्स को देनी होती है, बस वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। अब देखो, ये नीचे यहाँ पर ये कुछ जर्नल एंट्रीज बता रहा है जो कि मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होती है, कौन कौन सी नॉर्मली जो एंट्रीज होती है जो की जाती है। अब देखो, जो पहली एंट्री है वो ये बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन सी एंट्री की जाती है। तो ये पॉइंट नंबर ए में जो ये बता रहा है कि जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है उसका CR बैलेंस होता है, तो CR बैलेंस होने का सीधा सा मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है, तो जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे। तो सीधी सी बात है, जो P&L है वो DR हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा
वो CR हो जाएगा। देखो इससे एक समझने वाली बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सेम से होते हैं। कैसे? जैसे आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का CR बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट को शो कर रहा है वो। ऐसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर CR बैलेंस है, उसका मतलब ही यही होता है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। और जो भी जैसे कि P&L के अंदर जो भी खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो DR साइड में होते हैं। इसमें भी जो होते हैं खर्चे बोल दो या एक तरीके से लॉस बोल दो, वो भी DR साइड में होते हैं। तो ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो मतलब मैंने P&L का प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो दूसरे नंबर का पॉइंट, ये B नंबर का, अगर जो P&L का जो अकाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस तभी शो करता है जबकि नेट लॉस होता है। मतलब लॉस हो गया तो इस लॉस को आप ट्रांसफ़र कैसे करोगे? जैसे ये P&L है, ये P&L का अकाउंट है और इसका जो बैलेंस है वो DR शो कर रहा है। तो आप ये वाली जो एंट्री करोगे नीचे वाली, इसमें आप क्या कर रहे हो, P&L को आप CR कर रहे हो, मतलब आप इधर एंट्री कर रहे हो CR। तो इससे ये P&L का अकाउंट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, DR हो जाएगा। कुल मिला के इस A वाली एंट्री की बात हो या B वाली एंट्री की बात हो, अपन को क्या करना होता है, P&L के अकाउंट को ख़त्म करना होता है। मतलब इसका जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे इसका जो बैलेंस होता है वो जीरो शो करने लग जाएगा। अब देखो जो आगे की ये एंट्रीज़ है, एंट्रीज़ जो ये बता रखा है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो भी और एंट्री है, उससे पहले देखो एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया कि ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये P&L की तरह ही होता है। कहने का मतलब कि जब कभी भी जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो DR साइड में लिखे जाते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जो भी खर्चे हैं, ये एक तरीके से ये मान लो जो भी पेमेंट फर्म जो है पार्टनर्स को करेगी वो सारे DR साइड में लिखे जाएंगे। और जो भी फर्म को इनकम होगी, कहने का मतलब कि अगर फर्म को पैसा रिसीव करना है अपने पार्टनर से तो वो CR साइड में लिखी जाएगी। तो सेम सा होता है इसी तरीके से। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी आगे की जो एंट्रीज होती है ना वो की जाती है। जैसे पहले नंबर की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें भी क्या होता है, देखो 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप के अंदर तो क्या होता है कि फर्म जो होती है पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। तो जब देगी उसके लिए क्या एंट्री करेगी, तो इसके लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को DR कर देगी। मतलब ये फर्म के लिए एक जो है एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। और CR किसको करेगी, पार्टनर्स के या तो करंट अकाउंट को करेगी या करंट अकाउंट को करेगी या कैपिटल अकाउंट को करेगी। कहने का मतलब जैसा अपन ने पीछे पढ़ा कि किसी भी फर्म के अंदर जो पार्टनर्स के अकाउंट है वो 2 टाइप से रखे जाते हैं। एक तो जो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें 2 अकाउंट रखे जाएंगे पार्टनर्स के, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो उसमें पार्टनर का एक ही अकाउंट रखा जाएगा। तो उसके बेस के ऊपर है कि भाई 2 अकाउंट है या एक अकाउंट, तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 नाम दे रहा है कि या तो कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा। अब देखो आगे लिखा है इंडिविजुअली। इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टनर के लिए हर एक एंट्री की जाएगी अलग से। जैसे पार्टनर A है, पार्टनर A को अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है तो ये A और B की दोनों एंट्रीज की जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे कि पार्टनर B है, ऐसे ही पार्टनर C है, फिर उनके लिए और 2 अलग अलग एंट्रीज की जाएगी। अब देखो इसके आगे क्या हुआ, ये तो इनकी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो फर्म का खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इस एक्सपेंसेस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसकी जो एंट्री होगी, भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप DR कर दो और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप इसको CR कर दो। तो देखो इसको CR करने से क्या होगा, ये जो अकाउंट होगा ये अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा। कैसे, आपने ऊपर पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने DR किया, फिर बाद में क्या किया, फिर आप देखो नीचे बाद में जो है इसको CR कर दिया। एक बार DR किया, एक बार CR किया, तो ये जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो 0 हो जाएगा, अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा। अब देख लो अगले नंबर का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये भी देखो ऊपर वाली जो एंट्री है ये सेकेंड नंबर की जो एंट्री है उसी की तरह है। फ़र्क बस इतना ही है कि यहाँ पर क्या होती है कि फर्म जो होती है वो पार्टनर को पैसा देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर क्या है, फर्म पैसा लेती है पार्टनर से। मतलब जो भी उन्होंने ड्राइंग की है, पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग की है
उसके ऊपर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बस इतना ही फ़र्क है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जैसे कि फर्म चार्ज करेगी जो भी इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर, उसके लिए क्या एंट्री होगी भाई, ये कंपनी फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी। और ये पैसा क्या होगा, पार्टनर को देना पड़ेगा फर्म को। तो इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को या तो कैपिटल अकाउंट को डीआर कर दो या करंट अकाउंट को डीआर कर दो, जिससे उनकी क्या होगी, कैपिटल जो होगी कम हो जाएगी। और ये भी देखो इंडिविजुअली करना है, हर एक के लिए अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होगी, फर्म की इनकम हो जाएगी। अब देखो ये बी नंबर के पॉइंट में क्या किया है, ये जो भी फर्म की इनकम हुई है ना, इस इनकम को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो करने के लिए क्या करते हैं, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट को आप डीआर कर दो। तो जैसे डीआर करेंगे तो डीआर करने की वजह से भी ये अकाउंट जो होगा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पर इस अकाउंट को सीआर किया सबसे पहले, यहाँ पर नीचे अपन क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट को डीआर कर रहे हैं। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, सीआर कर देंगे, क्योंकि ये फर्म की जो है इनकम है। चौथे नंबर का देखो पॉइंट, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट नंबर 4th 5th 6th यहाँ कुछ ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है, क्या फर्म पार्टनर को पैसा देगी या पार्टनर फर्म को पैसा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो होगी एंट्रीज होगी। एंट्री बिल्कुल सेम सी है, इन सारे पॉइंटों में आप देखोगे बिल्कुल सेम सी एंट्री हो रही है। पहले एक एंट्री करोगे कि फर्म को भाई फर्म ने खर्चा किया है, फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस है या इनकम है, पहली एंट्री होगी। और दूसरी एंट्री किसकी होगी, भाई ये जो भी या तो ये एक्सपेंसेस है या फिर रेवेन्यू है, जो भी है आप इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ये बस दो ही एंट्री होंगी, सबके अंदर बस इसी पैटर्न पे चलता रहेगा। अब देखो जैसे कि सैलरी है, इसका मतलब ये है कि अगर जो फर्म है वो किसी पार्टनर को अगर सैलरी देती है तो उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी। तो देखो ये ए पॉइंट के अंदर क्या बता रहा है, ये फर्म के लिए खर्चा हो गया, तो खर्चे को डीआर करते हैं। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट, ये डीआर कर दिया, ये एक अकाउंट बनाया जो कि एक्सपेंसेस है। और दूसरे में क्या करोगे, जो पार्टनर है उसकी तो कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि ये सैलरी उसको मिलेगी, तो या तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को आप सीआर करोगे इंडिविजुअली। मतलब हर एक पार्टनर के लिए आपको ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी जिन जिन भी पार्टनर्स को आप सैलरी दे रहे हो, और उतनी अमाउंट से आपको सीआर करनी पड़ेगी जितनी जितनी आप उनको सैलरी दे रहे हो। अब बी पॉइंट में क्या करना है, बी पॉइंट में बस ऐसा ही है कि फर्म का जो ये खर्चा हुआ है आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो भाई एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा वो डीआर हो जाएगा और सैलरी का जो अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। अब ये सीआर होते ही क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाले ये दो अकाउंटों के लिए जो मैंने बताया था, उसी तरीके से इसका बैलेंस भी जीरो शो करने लग जाएगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे है पार्टनर्स कमीशन। कहने का मतलब अगर फर्म जो होती है किसी पार्टनर को अगर कमीशन देती है तो उसके लिए किस तरीके से एंट्री की जाएगी। तो ये भी देखो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के एंट्री करनी होगी। तो कमीशन टू पार्टनर आप इसको डीआर कर दो क्योंकि एक्सपेंसेस डीआर होगा। और भाई इससे क्या होगा, पार्टनर के पास पैसा आएगा, मतलब आप उसकी कैपिटल को सीआर कर दो। सीआर करने से उसकी कैपिटल जो होगी बढ़ जाएगी। तो या तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को सीआर करो या आप उसके करंट अकाउंट को सीआर करो, और इंडिविजुअली करो, हर एक का अलग से करना पड़ेगा आपको। अब बी नंबर के पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी कमीशन आपने पार्टनर को दिया है उसको आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ट्रांसफ़र की एंट्री के लिए क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डीआर कर दो और कमीशन का जो ये अकाउंट है उसको आप सीआर कर दो। सीआर करते ही ये अकाउंट जो होगा क्लोज हो जाएगा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत बेसिक सी बात, कई बार आप एंट्री करो और आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने एंट्री सही की है या गलत की है। तो देखो आप अगर अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एंट्री की है वो गलत की है या सही की है। जैसे कि मैं ये 4th नंबर का पॉइंट लेता हूँ एक बार, जो ये ऊपर वाला है। जैसे कि सैलरी है, फर्म जो है वो पार्टनर को सैलरी देती है। अगर पार्टनर को सैलरी देगी मतलब पार्टनर के पास पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा इसका मतलब ये है भाई साहब उसका जो कैपिटल है, कैपिटल बढ़ेगी। तो उसका कैपिटल का अकाउंट या उसका करंट अकाउंट जो है वो बढ़ना चाहिए, ये कन्फर्म है। मतलब ये सीआर ही होगा। अगर आप डीआर कर दिए मतलब आप गलत एंट्री कर रहे हो। और जैसे कि सैलरी है, अब ये सैलरी का जो अकाउंट है भाई ये तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, सीधी सी बात है, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तो डीआर होते हैं, तो ये हमेशा ही डीआर होगा। मतलब
जब कभी फर्म को पेमेंट करना हो किसी भी रूप में, यहाँ पर सैलरी के रूप में हो रहा है, आप नीचे देखोगे तो कमीशन के रूप में हो रहा है पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें, तो ये जितने भी खर्चे होते हैं वो डीआर होते हैं, ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये हमेशा ही डीआर होगा। अगर बाय मिस्टेक अगर आप एंट्री ऐसे बनाते हो जिसमें ये सीआर हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप गलत एंट्री पास कर रहे हो। और देखो ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि सब पॉइंटों में जितने भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट नंबर 4 है, 5 है, तो इनमें क्या है, दो एंट्री पास हो रही है, ए और बी की, 5 में भी ए बी की, तो ये जैसे बी वाला है उसमें क्या है, ट्रांसफ़र करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कई बार जैसे कि आप गलत एंट्री पास कर दो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको एक्चुअल में जो है वो डीआर करना था, लेकिन आप डीआर ना करके आप सीआर कर दो, तो इसका कैसा पता लगाएं, ये भी देखो कॉमन सी बात है। जैसे कि पी एंड एल का जो अकाउंट है, जो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो पी एंड एल के डीआर साइड में आते हैं। ठीक ऐसे ही जो भी एक्सपेंसेस होंगे फर्म के लिए वो सारे के सारे ट्रांसफ़र करते समय पी एंड एल के डीआर में ही जाएंगे। और अगर वो फर्म के लिए इनकम है, जैसे कि पार्टनर ड्राइंग करता है और उसको फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो ये फर्म का इनकम हो गई, तो उस समय क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीआर होगा। तो देखो जैसे ये सैलरी है, ये पॉइंट नंबर 4 के अंदर अपन सैलरी की एंट्री कर रहे हैं, तो भाई सैलरी तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो सीधी सी बात है जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये डीआर ही होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। अगर आप इसको सीआर कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप गलत एंट्री पास कर रहे हो। अब देखो ये मैं प्रीवियस पेज पे आया हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। अब देखो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो फर्म के लिए इनकम हो गई। अब इनकम हो गई तो सीधी सी बात है एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होगा वो सीआर ही होना चाहिए। और आप यहाँ पर ये जो बी नंबर का पॉइंट है, आप इसमें देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीआर ही किया है, तो आप इससे समझ जाओ कि हाँ आपने बिल्कुल सही एंट्री की है। तो देखो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ मैंने जो एंट्री पास की है वो सही की है या गलत की है। अब देखो 6 नंबर का जो ये पॉइंट है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि ऊपर अपन ने जितने भी जो है एंट्रीज पास कर दी, ये पॉइंट नंबर 5 तक जितनी भी एंट्रीज अपन ने पास कर दी, उसके बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है उसमें किस तरीके से आगे एंट्रीज पास की जाती है। तो ऊपर की जो ये 5 तक की अगर एंट्री पास कर देते हैं और उसके बाद में जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसके बाद भी अगर इसका जो बैलेंस है वो अगर सीआर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्म का प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स में उनके शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखो जो ये पॉइंट नंबर ए में जो ये बोल रहा है ना, इफ प्रॉफिट का मतलब यही है कि ये ऊपर के पॉइंट 5 जो ये दिया हुआ है, यहाँ तक सारी एंट्रीज पास करने के बाद भी अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो सीआर शो कर रहा है, तो ये प्रॉफिट ही होगा। तो इस प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग द पार्टनर्स, तो उसके लिए जो एंट्री की जाएगी कि आप इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर दो, डीआर कर दो। देखो ये कितना डीआर होगा, ये उतना ही डीआर होगा जितना कि इसका सीआर बैलेंस ये शो करेगा। ये पॉइंट नंबर 5 तक की एंट्री करने के बाद का जो ये सीआर बैलेंस होगा उतना ही डीआर होगा। और क्या करेगा, ये पार्टनर की जो करंट अकाउंट है या कैपिटल जो अकाउंट है उसको सीआर कर दो आप। अब देखो जी यहाँ पर इंडिविजुअली लिख रखा है, मतलब हर एक के लिए अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ कि पॉइंट नंबर जो ये 5 है, 5 तक की एंट्रीज पास करने के बाद जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अगर इसका सीआर बैलेंस शो कर रहा है और सपोज करो वो 6000 है, तो 6000 है तो ये प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिवाइड करोगे, और मान लो कि जो पार्टनर है वो ABC है, तो और उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो शेयरिंग रेशियो 1:3 का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो कैपिटल बढ़ेगी वो 1000 से बढ़ेगी, बी की जो कैपिटल बढ़ेगी वो 2000 से बढ़ेगी, और सी की जो कैपिटल बढ़ेगी वो 3000 से बढ़ेगी। मतलब ए का प्रॉफिट 1000 का, बी का प्रॉफिट 2000 का, सी का 3000 का। तो इसके लिए क्या होगा, 3 अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। अब देखो दूसरे नंबर के पॉइंट के ऊपर ये बोल रहा है इफ लॉस। देखो इफ लॉस का क्या मतलब होता है, इफ लॉस का मतलब ये होता है कि जो ये ऊपर पॉइंट 5 है
इस 0.5 तक की एंट्री करने के बाद में जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सीआर बैलेंस ना हो करके ये जो होगा डीआर बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो डीआर का मतलब ये हुआ कि फर्म को एक तरीके से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने के बाद में लॉस हो गया। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है वैसे कि लॉस हुआ हो, एक्चुअल में हो सकता है जो फर्म है फर्म को तो प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन ये ऊपर जो अपन ने पॉइंट नंबर 5 तक के ट्रांजेक्शन किया ना उसके बाद में ये लॉस शो कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में लॉस नहीं है लेकिन ये सारे करने के बाद में डीआर बैलेंस शो कर रहा है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये लॉस है। तो ये लॉस भी क्या होगा, देखो डिवाइड होगा इन पार्टनर्स में एबीसी के अंदर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया। जैसे यहाँ पर 6000 का मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ, तो आप सपोज करो ये 6000 का प्रॉफिट ना होकर के लॉस है और जो रेशियो है वो वही है 1 to 3 का है। तो ये जो लॉस हो जाएगा इनका, ए का 1000 का, बी का 2000 का, सी का 3000 का लॉस हो जाएगा। मतलब इतनी ही कैपिटल उनकी जो होगी कम हो जाएगी। और ये जो एंट्री होगी ये भी इंडिविजुअली जो होगी ट्रांसफ़र एंट्री पास करनी होगी। तो जैसे कि लॉस होता है तो लॉस के लिए क्या एंट्री होगी, सीधी सी बात है इनकी कैपिटल में कमी आएगी क्योंकि लॉस हो गया। तो इनके कैपिटल या करंट अकाउंट को आप क्या कर दो, डीआर कर दो, तो कैपिटल कम हो जाएगी। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप सीआर कर दो, तो सीधी सी बात है जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर शो कर रहा था पॉइंट नंबर 5 की एंट्री करने तक, 5 की एंट्री करने तक डीआर शो करेगा अगर लॉस हुआ है तो। और फिर मैं इसको वापस सीआर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो है मैंने इसको सीआर किया है, तो सीआर करने से मैं इधर एंट्री करूँगा और इससे ये अकाउंट जो होगा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे ये जो नोट में इसने एक बात बोल रखी है कि कंपनी को जो होता है लॉस होता है। देखो पहली चीज़ तो लॉस का क्या मतलब, लॉस का मतलब ये है कि P&L का जो नेट बैलेंस है वो नेट लॉस शो कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट शो नहीं कर रहा, नेट लॉस शो कर रहा है, इसका मतलब हो गया लॉस हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि पार्टनर्स को ना तो सैलरी दी जाएगी, अगर दी जानी है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, या रिम्यूनरेशन जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। कैपिटल के ऊपर जैसे कि इंटरेस्ट दिया जाना है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट ली जानी है तो वो ज़रूर लेगी कंपनी। कहने का मतलब जो ये पेमेंट है जो कि फर्म को करने हैं, किन को, पार्टनर को, वो नहीं किए जाते। लेकिन अगर कुछ अमाउंट है जो रिसीव की जानी है पार्टनर से, जो कि फर्म रिसीव करेगी, वो की जाएगी। तो वैसे तो ये बेसिक सी बात है भाई, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फर्म कहाँ से सैलरी देगी और ये रिम्यूनरेशन देगी, तो ये चीज़ तो होगी नहीं। तो देखो ये जितने भी अपन ने ये ट्रांजेक्शन देखी, ये पॉइंट नंबर 6 तक जितने भी अपन ने एंट्रीज देखी, उससे एक चीज़ सामने आई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होता है उनमें वो ट्रांजेक्शन शो किए जाते हैं जो कि केवल फर्म और पार्टनर के बीच में होते हैं। मतलब जो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के बीच में होते हैं, पार्टनर्स और फर्म के ट्रांजेक्शन शो किए जाएंगे। अब देखो जो पेज नंबर 8 पे जो मैंने आपको बताया कि ये दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, इसकी एंट्री जो होगी वो बार बार करनी पड़ेगी, ए और बी की दोनों की। मतलब जितनी बार भी आप पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे उतनी बार ए बी की एंट्री करनी पड़ेगी। एक्चुअल मैंने गलत बता दिया, सिर्फ ए की जो एंट्री है ना, सिर्फ ए की एंट्री बार बार होगी, सिर्फ इस ए की। और जो ये बी है, इस बी की एंट्री नहीं होगी, इस बी की एंट्री तो सिर्फ एक बार ही होगी। कहने का मतलब जैसे कि मान लो कि फर्म में 3 पार्टनर है और जो फर्म है वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है तीनों पार्टनर को, तो जो ये ए वाली एंट्री है, इस ए की एंट्री 3 बार होगी, लेकिन बी की जो एंट्री होगी वो एक बार ही होगी। तो ए की एंट्री जब आप जैसे 3 बार करोगे तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ये 3 बार क्या होगा, डीआर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, ये 3 बार डीआर करने के बाद जो भी इसका बैलेंस होगा उस बैलेंस को ये बी नंबर का जो पॉइंट है उसमें आप क्या करोगे, आप उसको सीआर कर दोगे, तो इससे ये अकाउंट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बार ही ए की एंट्री जो होगी वो इंडिविजुअली बार बार रिपीट होती रहेगी, लेकिन बी की जो एंट्री होगी वो सिर्फ एक बार होगी। अब देखो पेज नंबर 9 के ऊपर जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो क्या करते हैं, ये देखो पहली चीज़ तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने पीछे डिस्कस किया। और अब इसमें देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जो P&L का जो अकाउंट होता है
वो जो भी बैलेंस शो करता है भाई, या तो नेट प्रॉफिट हुआ होगा या नेट लॉस हुआ होगा पी एंड एल से। तो जैसे कि अगर पी एंड एल जो है वो अगर नेट लॉस शो कर रहा है, तो इस जो आप ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र की जो एंट्री करोगे, उससे जो ये एंट्री की जाएगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो डी आर साइड में की जाएगी उसकी वजह से। और अगर पी एंड एल जो है वो नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, तो उसकी एंट्री की वजह, जो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी उसकी वजह से ये जो एंट्री होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सी आर साइड शो की जाएगी। अब देखो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सी आर साइड में जो भी एंट्रीज बच गई, मतलब कि ये वाली जो एंट्रीज जो ये बच गई है, ये वो एंट्रीज है जो ये शो करती है कि पार्टनर्स को फर्म को पेमेंट करना है, मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल में कमी है, आने वाली एंट्रीज की जाएगी। तो जैसे कि आप इसके अंदर देखो, जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग की है उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो सीधी सी बात है फर्म की तो इनकम हो गई है और पार्टनर की कैपिटल में कमी हो रही है। अब आप जैसे कि दूसरे नंबर की देखो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। तो भाई अगर जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स में अगर डिवाइड होगा तो उनकी कैपिटल में कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स को फर्म को पे करना पड़ेगा। हालांकि एक्चुअल में पार्टनर्स फर्म को पे नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो कैपिटल होती है, जब भी लॉस होता है उस लॉस की वजह से उनकी कैपिटल कम हो जाती है। लेकिन आप एक इनडायरेक्टली आप ये बात बोल सकते हो इसी वजह। अब देखो ठीक इसी तरीके से जो इसका ये डी आर साइड है, डी आर साइड में ये जितनी भी एंट्रीज बच गई, मतलब ये वाली जो ये एंट्रीज बची हुई है, ये सारी वो एंट्रीज है जो ये इंडिकेट करती है कि फर्म को पेमेंट करना है, किसको, पार्टनर्स को। तो मतलब कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो कैपिटल बढ़ेगी। अब देखो सारी एंट्रीज ऐसी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर की कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो ये तो फर्म का एक्सपेंसेस हो गया, सीधी सी बात है, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। अगर किसी पार्टनर को जैसे कि फर्म सैलरी दे रही है तो इससे भी पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो बढ़ेगी, मतलब पेमेंट करना है फर्म को। कमीशन टू, अगर फर्म जो है किसी पार्टनर को कमीशन दे रही है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और एक तरीके फर्म जो है वो पेमेंट कर रही है पार्टनर को। तो सबके अंदर इसी तरीके से एंट्री। अब जैसे ये लास्ट वाली आप देखो कि अगर प्रॉफिट होता है फर्म को, तो वो प्रॉफिट फर्म देगी पार्टनर्स को उनकी शेयरिंग रेशियो के अंदर, मतलब ये भी पेमेंट ही है जो फर्म को करना है, किसको, पार्टनर्स को। अब देखो जो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो ये लास्ट वाली एंट्रीज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की, तो ये क्या होती है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। तो जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों एंट्रीज को करने से पहले ऊपर जितनी भी अपन ने एंट्री, जैसे कि जितनी भी एंट्री पास करनी है, अगर वो अपन जैसे कि कर चुके हैं इस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ये एंट्रीज पास करने के बाद में सपोज करो जैसे कि जो इसका बैलेंस है वो बैलेंस डी आर बैलेंस शो कर रहा है। अगर ये डी आर बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस वाली एंट्री की जाएगी, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाली एंट्री की जाएगी। और सपोज करो इन दोनों एंट्रीज को छोड़ करके जो ऊपर वाली सारी एंट्री जैसे अपन कर लेते हैं, और इसका जो बैलेंस है वो डी आर शो ना करके सी आर शो कर रहा है, तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाली जो ये एंट्री है ये वाली पास की जाएगी। तो देखो ये क्या होता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है।